चलिए, तो चलो हमारे मैक्रो के सिलेबस में हमने सो कॉल्ड पहली यूनिट पढ़ी थी टाइटल्ड एज व्हाट, मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट अपना फॉरेन ट्रेड, जिसको हम मैक्रो में बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो एक चैप्टर जरा आईडी का पढ़ा देता हूं। तो आईडी की ये पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी आउट ऑफ द 3 यूनिट्स दैट वी आर सपोज टू स्टडी। So children, we have done what is called as development experience वाले यूनिट में brief introduction of the state of Indian economy at the time of independence, पंचवर्षीय योजना also done, problems features of agriculture we have done। अब हम स्टार्ट करेंगे what is called as 1948 के बाद 56 की पॉलिसी और इंडिया का टिल 1990 तक का सफर कैसा था बेसिकली। ओके, so please put the heading in your copies titled as strategy of industrial growth, strategy of industrial growth। तो पहला चैप्टर हमारा हो चुका है, इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान्स भी कर लिया था, एग्रीकल्चर हो गया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, फिर इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि 47 से 90 तक का इतिहास और फिर 91 के बाद का। समझ में क्या? तो बीच में एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने को, विच इज नोन एज इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो 47 टू 90 के बीच में फॉरेन ट्रेड बहुत कम था या नेग्लिजिबल था। 90 के बाद जब 91 की पॉलिसी आई तब इंडिया ने दरवाजे खोले फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए बेसिकली। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड तब से बढ़ना बहुत स्टार्ट हो गया। तो इट वाज वेरी पुअर इन दिस पीरियड एंड इट वाज द बेस्ट देयर आफ्टर आल्सो, मतलब 91 के बाद से भी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सब लोग कॉपी में हेडिंग लिख लें, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस व्हेन चिल्ड्रन, 15th August 1947। आई होप सो, ये तो सबको याद होगा ना। गॉट इट क्लियर? कुछ लोग कहते हैं आधी इंडिपेंडेंस अगस्त में मिली थी, आधी जनवरी में मिली थी। गॉट इट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था चिल्ड्रन? 26 जनवरी 1980, हाँ 1950। गॉट इट क्लियर? ये तो एनफोर्स हुआ था, इट वाज एनफोर्स्ड। ये बना कब था? नवंबर 25। नहीं, वेरी गुड आंसर आया, वेरी गुड समृद्धि जी। आंसर मेरे पास क्या आ रहा है सर? एनफोर्स हुआ था 50 में और बना 51 में था। अरे प्रभु, एनफोर्स पहले होगा कि बनेगा पहले? चलिए, नवंबर 1949। गॉट इट क्लियर? डेट वाज 26 और 29? 26। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया प्रभु जी? तो पहले चीजें बनती हैं फिर एनफोर्स होती हैं। तो 26 नवंबर 1949 को ये बना था और सो कॉल्ड अप्रूवल मिल गया, बट एनफोर्समेंट कब से माना गया इसका? 26 1950 से। बट यहाँ पे भी पूरा नहीं बना था। आज भी कोई पूरा थोड़ा बनता है, चीजें हर दिन नहीं आती हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, काफी आ रहा है, मिस्ड कॉल दीजिए यूसीसी पे। ये यूसीसी क्या है? यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर सब लोग जब जाएंगे सिविलियन एरिया में घूमने तो एक कोड वर्ड लेके जाएंगे, चार्ली टेंगो चार्ली टेंगो चार्ली टेंगो कोड वर्ड है, और यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। अरे नहीं भाई, जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन्स हैं। गॉट इट क्लियर? तो भाई हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए अलग एंड ऑल दैट। तो यूसीसी में काफी प्रोविजंस किए जा रहे हैं कि ये जो डिमार्केशन है या जो डिस्टिंग्विशमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीजें आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी। जैसे सिखों को बैंक्स वगैरह में किरपान ले जाना अलाउड है, बट बाकी किसी को आर्म्स एंड एम्युनिशन ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसमें यही सब चीजें आपको सो कॉल्ड जो डिमार्केट की गई है वो खत्म कर दी जाएंगी। ओके, तो अभी खैर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, तो एडिटिंग होती रहती है। बट 1950 में वी हैड लीस्ट आर्टिकल्स एनफोर्स्ड प्रॉपरली। 1952 में मेजॉरिटी आर्टिकल्स का एनफोर्समेंट हो चुका था। ओके, तो ये खैर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड इस कमेटी में टोटल मेंबर्स थे 299। समझ में आ गया? और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी जो थे वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के फादर माने जाते हैं। समझ में आ गया? बट द हेड वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का समझ में आ गया?
और it took approximately 2 years. How many months? 11 months and 18 days. इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ये सोच के कि आज तक इंडिया जैसा चलेगा, या आज से भी, आज मतलब 2023 की बात कर रहा हूं, या आने वाले भी हजारों साल तक सो कॉल्ड लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज में कोई भी इंसान अपनी दादागिरी करके देश को बेच के खा के चला ना जाए। जैसे हम सुनते हैं ना, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, कल ये प्राइम मिनिस्टर थे, परसों बन जाएंगे। उनके यहाँ तो जो यूपीएससी का पेपर होता होगा, तो उनके यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर पूछते ही नहीं होंगे। उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर एकदम विंडोज के अपडेट की तरह है, हर दूसरे तीसरे महीने 2-3 साल में ऐसे ही बदल जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है। अपना वाला बड़ा स्ट्रांग बनाया गया है, प्लस अपने लोग भी उतने जाहिल टाइप के नहीं है, मान भी लेते हैं कम से कम, अंडरस्टैंडिंग। तो भाई अपने आपको कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो तो 2-3 तरीके से होता है। एक सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है। सिंपल मेजोरिटी में 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के वोट कर देंगे तो चल जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में कम से कम 2/3 को एक साइड यस में अग्री होना चाहिए। खैर मैं सिविक्स की क्लास नहीं ले रहा हूं आपकी, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, गॉट इट क्लियर, उस समय इंडिया का कोई खास कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। बेसिकली पुराने वाले ब्रिटिशर्स के लॉस को ही हम यूज करते थे, तो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। 50 तक ये बन के पूरा तैयार हो गया, 49 तक मतलब, और 49 के बाद 50 में 26 जनवरी को ये एनफोर्स हो गया। इतना डर था गवर्नमेंट के अंदर, इतना डर, 350 साल तक हमें ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे रूल किया, पागल बनाया। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि अब दूसरे कोई ब्रिटिशर्स जैसे रूलर्स यहाँ पे आए। खैर अडानी और अंबानी उस समय नहीं थे, बट ये गोदरेज परिवार उस समय था, आदित्य बिरला ग्रुप था, व्हाट इट ये उस समय इंडिया में थे, और ये बहुत डोमिनेट करते थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें डोमिनेट किया, अब अगला डोमिनेशन इनके थ्रू ना स्टार्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला, चल रहा 1948 में। ना के बराबर प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन की स्पेलिंग में आई के ऊपर जो डॉट होता है ना, वो भी नहीं था प्राइवेटाइजेशन का। सारा बिजनेस, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्ट्रिक्टली इन द हैंड्स, इन द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री था, एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल, क्योंकि अब हम दोबारा किसी को अपने देश की बागडोर देके उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहते थे। चला ठीक ठाक, समझ में आ गया कि कुछ खास अच्छा हो नहीं पा रहा है। दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं हम, 1956 में बनाई गई। काफी सेक्टर्स में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया। स्टील इंडस्ट्री हो गई आपकी, गॉट इट क्लियर, देन रोड डेवलपमेंट हो गया, बट अगेन रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थे, और पॉलिसी वाज ऑफ लाइसेंसिंग, प्रोहिबिशन एंड कोटा सिस्टम। अगर आपको हमने रोड बनाने का लाइसेंस दे भी दिया गया, तो हमारे ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स आपके ऊपर एकदम मंडराते रहेंगे ड्रोन की तरह। कहने को हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किया, बट बहुत ज्यादा हमने लोगों को खुल के इनवाइट नहीं किया। चलता रहा टिल 1990 तक, कुछ खास बना नहीं। 1991 में आपको बता चुका हूं एक दो बार पहले, फिर से बता देता हूं, देश की हालत बहुत खराब हो गई। गोल्ड गिरवी तक रखने की नौबत आ गई वर्ल्ड बैंक में, एकदम हालत टाइट। चंद्रशेखर जी की सरकार हुआ करती थी, जनता दल की कोलिशन गवर्नमेंट थी, देश के हालात बहुत बुरे थे। वही थे जो आज पाकिस्तान और सो कॉल्ड श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज या जिम्बाब्वे जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। भेजा गया यहां से डेलीगेट्स को वर्ल्ड बैंक, मनमोहन सिंह जी को, भाई जाइए थोड़ा हिसाब किताब करके आइए, थोड़ा सा कुछ लेके आइए पैसा वैसा। इधर उनकी सरकार गिर गई, बता चुका हूं एग्जाम्पल, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई आप किसके भरोसे आए हो, आपकी तो सरकार ही नहीं है देश में। तो हालत टाइट एकदम। उधर राजीव गांधी जी का भी कत्ल हो गया था 21 मई 1991 को, और हालत खराब। बट अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ आ गई, देश के हालात सुधरे, पीवी नरसिम्हा राव बन गए प्राइम मिनिस्टर। पकड़ा उन्होंने हर्षद मेहता जी को, आप बोल दीजिए देश के हालात बहुत अच्छे हैं, तो निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ जाएंगे। निफ्टी तो नया नया था उस समय, सेंसेक्स पुराना था, तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को विश्वास था। जैसे हमें हमारे पढ़े लिखे पंडितों पुरोहितों पे विश्वास होता है ना, वो कहते हैं पूजा पाठ करिए सब अच्छा होगा, हम कर लेते हैं, हो भी जाता है बेसिकली। खैर ये सब धर्म ग्रंथों की बातें नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हर्षद मेहता जी अगर बोलते थे ना कि भाई इस कंपनी का शेयर खरीद लो प्रॉफिट होगा, लोग खरीद लिया करते थे। इतना लोग उनको सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर वाला समझते थे कि भाई ये जो इंसान बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। तो ये सब बातें हुई और बेचारे चले गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो हमारे देश में तो प्रॉब्लम यही है कि आप सरकार के अगेंस्ट चले जाइए, सही या गलत, गलत में तो आप निपटेंगे, सही में भी आपको निपटा दिया जाएगा।
ओके, और सरकार से ज्यादा पैसा आपको कमाना अलाउड नहीं है, और अगर कमा लिया तो उनको इलेक्शन में चंदा दे दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हर्षद मेहता जी को निपटा दिया गया, मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया 1991 की कांग्रेस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, और भाई साहब लेके चले आए न्यू इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और तभी से ये फॉरेन पार्टिसिपेशन आया। गवर्नमेंट ने कहा 3-4 इंडस्ट्रीज अपने पास रिजर्व करके रख लेंगे, इट वुड बी एटॉमिक एनर्जी, इट वुड बी रेलवेज, इट वुड बी हेवी मेटल्स एंड ऑल दैट, बाकी हम सबके सब प्राइवेटाइज कर देंगे। तो बैंक्स को प्राइवेट लाइसेंस मिलने लग गया, टेलीकॉम कंपनीज आ गई, पिज्जा हट डोमिनोज आ गया, आपका पेप्सी आ गया, कोक आ गया, नहीं तो प्रायर टू दैट इंडिया में ये सब ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ लोगों ने इनकी पॉलिसीज को कंडेम भी किया कि भाई ये क्या चाहते हैं, देश को बेच रहे हैं क्या? बेच नहीं रहे हैं, देश में लोगों के पास अकल नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जब फॉरेनर्स इंडिया आएंगे, केएफसी जब इंडिया आएगा, तो कितने गली मोहल्ले वाले उस तरह का चिकन बनाना सीख जाएंगे। आई रिपीट, डोमिनोज और पिज्जा हट के पहले क्या इंडिया में इतने प्रोफेशनल पिज्जा हाउसेस थे? नो। पहले मैकडॉनल्ड आया, फिर यूएस का बर्गर किंग आया, क्योंकि उनको पता लगा इंडिया में बिजनेस है। और जब मैकडॉनल्ड आया, मैं आपको अपनी सिटी प्रयागराज का एग्जांपल दे रहा हूं, मैकडॉनल्ड ने 20 रुपए का मैकालू टिक्की बर्गर स्टार्ट किया, और हमारे इलाहाबाद में अच्छे अच्छे कैफेटेरियाज जो 60 और 70 रुपए का बर्गर बेचते थे चल रहे हैं, मैकडॉनल्ड के आने पे इन्होंने भी अपने बर्गर का प्राइस 20 कर दिया। इनको अकल आ गई बर्गर बेचने की, क्योंकि मैकडॉनल्ड सिर्फ बर्गर बेचता था। ये लोग क्या करते थे? बर्गर बेचते थे, थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज भी साथ में देते थे, और थोड़ा सा वो आलू की पीठी कॉस्टलॉ जिसको आप बोलते हैं वो भी बेचते थे। मैकडॉनल्ड ने सोचा इंसान तो बर्गर खाने आ रहा है ना, उसको बाकी से क्या मतलब, तो इन सारी चीजों की तो कॉस्टिंग ही हमारी 24 रुपए पड़ती है, हम इसको 60 में बेच के भयंकर प्रॉफिट कमाते हैं, और दिन भर में मैक्सिमम कितने बर्गर्स बेच पाते हैं? 10। मैकडॉनल्ड आया और बोला हम ये कॉस्टलॉ, ये आलू की पीठी बेसिकली, और फ्रेंच फ्राइज ये तो देंगे नहीं साथ में, हम सिर्फ बर्गर बेचेंगे, और हमारे बर्गर की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए, और बेचेंगे कितने में? 20 रुपए में, और दिन भर में कम से कम 1000 बर्गर बेच लेंगे। लोकल कैफेटेरियाज को अकल आई कि भाई हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी 20 रुपए में बर्गर बेचेंगे, दिन भर में हमारे भी 400 बिकने लग गए। हैड देयर बी नो अराइवल ऑफ मैकडॉनल्ड, शायद हमारे लोकल बर्गर आउटलेट्स भी दिन भर में 400 बर्गर कभी बेच ही ना पाते। कोविड अगर आता ही ना, तो शायद ऑनलाइन एजुकेशन कभी स्ट्रॉन्ग होती ही ना, टाइम सेविंग ऑनलाइन एजुकेशन कभी बनती ही ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप कोलैबोरेट करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे और डेवलपमेंट होता है। तो व्हाट आई फील लाइक कि जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है, ये 1991 से लिखी जानी स्टार्ट हुई। अगर फॉरेन पार्टिसिपेशन ना होता, 2 गाड़ियां आती थी इंडिया में एकदम बेकार, एक एम्बेसडर और एक फिएट कंपनी की प्रीमियर पद्मनी, एकदम बेकार गाड़ी, एसी तो भूल ही जाइए, लोग छोटे छोटे पंखे लगाते थे कार के अंदर। बट जब पार्टिसिपेशन हुआ 83 में सुजुकी मोटर्स का मारुति के साथ, तो लोगों को पता लगा गाड़ी में जो गियर होता है वो फ्लोर पे होता है, नहीं तो हाथ पे गियर होता था। गाड़ी में 2 अलग अलग सीट ही मारुति वालों ने इन्वेंट की इंडिया में, नहीं तो एम्बेसडर में तो आगे एक सोफा सीट, पीछे एक सोफा सीट। गॉट इट क्लियर? और हर इंसान की हैसियत भी नहीं थी गाड़ी खरीदने की। उसके बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई बच्चों 1991 में, तो आपका Hyundai आ गया, जनरल मोटर्स आ गया, फोर्ड आ गया, टोयोटा वगैरह सब इंडिया आए, और उन्होंने कंपटीशन क्रिएट करके लोगों को सस्ती गाड़ियां प्रोवाइड करनी स्टार्ट करवाई बेसिकली। समझ में आगे बात? तो स्ट्रैटेजी बननी स्टार्ट हुई 47 में, बट जो इफेक्टिव हुई, सुपर इफेक्टिव, दैट वाज इन 1991 ओनली। उसके पहले भिखारी ही थे बेसिकली। कॉम्पैक्ट डिस्क की फैक्ट्री लग गई। आपने कभी वॉकमैन देखा है बच्चों? वॉकमैन देखा आपने? नहीं देखा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या है, मैं दिखाता हूं। नजर आया वॉकमैन कैसा होता है? ऐसा हुआ करता था। और सर ये चलता कैसे था? इसके अंदर ऑडियो कैसेट लगता था। पीपल सीन ऑडियो कैसेट? क्या ऑडियो कैसेट भी नहीं देखा? देखा ना? हाँ, वेरी गुड। मेरे को लगा कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न गैलेक्सी जनरेशन के तो नहीं देखा होगा। तो वॉकमैन के अंदर कैसेट लगता था, ऑडियो कैसेट, और ये हेडफोन होते थे, और इसमें लीड लगाई जाती थी, जैक, जो काम आपका मोबाइल करता है। आज तो आप इंटरनेट से गाना डाउनलोड कर लेते हो, तो हमने तो वो जमाना देखा है, इंटरनेट था ही नहीं, लैंडलाइन का जमाना था। हाँ, म्यूजियम में आपने ये चीजें आपको म्यूजियम में नजर आएंगी। एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। पापा ने मेरे को पैनासोनिक का ये सो कॉल्ड वॉकमैन लेके दिया था, एंड इट यूज्ड टू कॉस्ट 350 रुपीज। ये बैटरी से चलता था और अडेप्टर से भी चलता था,
और इसमें क्या होता है, जैसे बैटरी हम लगाते थे तो हमें पता था कि बैटरी इसको रिवाइंड करने में और फॉरवर्ड करने में खपेगी, तो जब हम पूरा कैसेट सुन लेते थे फिर हम कैसेट रिवाइंड नहीं करते थे, क्या करते थे, कैसेट निकालते थे, उसको पेंसिल में फंसाते थे और उल्टी नचाते थे, रिवर्स, तो कैसेट यूज टू रिवाइंड। ऑडियो कैसेट देखा है? अब ऑडियो कैसेट भी देखा लोगों ने, रुकिए दिखाता हूं। ये ऑडियो कैसेट होता था, चलो नजर आ रही ऑडियो कैसेट, तो दिस इज ऑडियो कैसेट, ओके। ये दो गोले होते थे, तो इधर से रील खत्म होती थी, इधर चली जाती थी, फिर रिवाइंड करना है तो इधर आएगी। तो जब म्यूजिक सिस्टम हम यूज करते थे, वॉकमैन बेसिकली, वॉकमैन क्यों बोलते थे, क्योंकि वॉक करते करते मैन कैन लिसन सॉन्ग्स ऑन दैट। तो सर लेडीज लगाती थी, वॉक लेडीज बोलते थे, नहीं नहीं वॉकमैन ही बोलते थे, गॉट इट क्लियर। तो अब बैटरी खर्च होगी तो पेंसिल से घुमा घुमा के कैसेट को रिवाइंड कर लिया जाता था। बड़े गरीबी के अभाव में उस जनरेशन को पाला गया था, और हम उस जनरेशन के आखिरी हैं, या आपके पापा मम्मी कह लीजिए उस जनरेशन के आखिरी हैं जिन्होंने पूरा ट्रांजिशन देखा। 1948 और 56 को हमने हिस्ट्री में पढ़ा, 91 को तो हमने सामने देखा है, बेसिकली हमने ट्रांजिशन देखा। डेज वर देयर बच्चों, डेज वर देयर। 1993 में इंडिया में मोबाइल फोन्स आए, छोटे शहरों में 1995 में मोबाइल फोन्स का आना स्टार्ट हुआ था। सिम कार्ड जो आज फ्री में मिलता है, 1500 रुपए का सिम कार्ड मिलता था एक जमाने में। स्कीम्स आती थी, टीवी खरीदिए सिम कार्ड फ्री मिलेगा, वॉशिंग मशीन खरीदिए सिम कार्ड फ्री मिलेगा। अब आप सोच रहे हो क्या पागलपंती की बातें सर आप कर रहे हैं, फ्री में मिलता है आज तो। आज क्यों फ्री में मिलता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है। उस समय मोबाइल फोन का जो कॉल रेट होता था ना बच्चों, दैट वाज 5 रुपी 40 पैसा पर मिनट। अगर आपने 10 मिनट किसी से बात कर ली, 55 रुपए लग गए आपके, इतना महंगा कम्युनिकेशन था। और जिस 4G वोल्टेज कम्युनिकेशन को आज आप यूज करते हैं, इससे 1/10 स्पीड पे उस जमाने में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करता था। आज तो उनके पास स्पीड इससे 100 गुना तेज हो गई है। जो इंटरनेट आप आज यूज कर रहे हैं, इसका 20% स्पीड एक जगह पे मिला करती थी लोगों को, और उस जगह को लोग बोला करते थे इंटरनेट कैफे। घर में इंटरनेट नहीं होता था लोगों के, बहुत महंगा होता था, और लोग जाते थे, पेन ड्राइव हुआ करती थी, पेन ड्राइव में पूरा लेटर ड्राफ्ट कर लेते थे, फिर इंटरनेट कैफे जाते थे, बोलते थे इंटरनेट वाले भैया कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा दो। अभी कनेक्शन ऑन नहीं करते थे, पैसे लगते थे, एंड द रेट वाज 60 रुपी पर आवर सर्फिंग रेट्स। आप 1 घंटे नेट चलाइए, 60 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो पहले हम लेटर ओपन कर लेते थे, तुरंत इंटरनेट कनेक्ट करते थे, चिट्ठी ईमेल करते थे, वर्ड फाइल हटाए और तुरंत बंद कर देते थे, क्योंकि पैसे लगते थे हमारे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो जमाना था इंटरनेट का। ट्रांजिशन आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, बाहर से फॉरेन पार्टिसिपेशन आया, चाइना की यूएस की घटिया मशीनें हमारे यहाँ आ गई, तो इंटरनेट थोड़ा सस्ता हो गया। फिर आ गए हमारे मुकेश अंकल, और उन्होंने सो कॉल्ड इन्वेंट कर दिया वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। खैर उन्होंने इन्वर्ट नहीं किया, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी थी जिन्होंने इसको यूज किया। उन्होंने इनके 96% शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी बिजनेस करने की, और इनको टेक्नोलॉजी कहां से मिलती, पेटेंट स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज के पास था, यही कंपनी का शायद नाम था, या लोटस कुछ ऐसे, तो इससे खरीदा। तो इंडिया में बहुत ट्रांजिशन हुआ बच्चों, बहुत ट्रांजिशन हुआ, और आप थैंकफुल हैं सो कॉल्ड टीचर्स के आज इंडिया में जिन्होंने इतना ट्रांजिशन देखा है, जो आपको बता पा रहे हैं कि कितने चेंजेस आए। तो हमारे लिए तो भाई पेप्सी और कोको कोला यूज्ड टू बी अ लग्जरी, बट टुडे इट इज नॉट अ लग्जरी। आज तो माना जाता है भाई इंटरनेट तो सबके घर में होगा ही होगा। वो कैमरा आता है फोटो खींचने वाला, हम जब स्टूडेंट थे कैमरा वाज अ लग्जरी, हमें कैमरा छूने को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि कैमरे के अंदर रील डलती थी, 36 फोटो खींचती थी वो, 36, और आती थी वो 75-90 रुपीज की, और अगर गलत फोटो आपने खींच दी तो लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा एक फोटो का। तो कैमरा सिर्फ बड़े लोग इस्तेमाल करते थे, और आज तो कोई भी कहीं पे मोबाइल लेके चला जाए। बहुत ट्रांजिशन आया। चलिए, सो इन्हीं ट्रांजिशंस को आप इन 3 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सब लोग ने हेडिंग लिख लिया होगा, आई होप सो, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पक्का? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्री क्या होती है, इसके 2 मीनिंग्स है, मैं आपको बता देता हूं। इंडस्ट्री का पहला मीनिंग है चिल्ड्रन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एंटरप्राइज, और दूसरा मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। ये जो बच्चों ग्रुप ऑफ फर्म्स वाला मीनिंग है, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। आप जब इकोनॉमिक्स में आईईडी पढ़ते हो तो इंडस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एंटरप्राइज।
बिजनेस एंटरप्राइज कुड बी ट्रेडिंग, कुड बी अ सर्विस इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का ये मीनिंग है, बट अगर आप गूगल करें तो शायद आपको इंडस्ट्री का मीनिंग क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ फर्म्स। क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ फर्म्स। समझ में आ गया? सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, इंडस्ट्री, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। और सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपके सामने है एपी सेंटर, मेन लोकेशन ऑफ ग्रोथ। हैड देयर बी नो इंडस्ट्रीज चिल्ड्रन, विल देयर बी एनी एम्प्लॉयमेंट? आंसर चलो, तो मैं यहाँ पे पहला सो कॉल्ड मीनिंग लिखता हूं, सॉरी बेनिफिट लिखता हूं। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हाट चिल्ड्रन? एम्प्लॉयमेंट। Employment. And when a person is employed, he or she is going to earn some money. So employment would generate what? Income. Excellent answer. Income generate जब होगी बच्चों, तो what will happen? Purchasing power develop होगी। Purchasing power develop होगी तो कंट्री में क्या क्रिएट होगी? डिमांड। Demand. एक्सेलेंट आंसर। जब डिमांड क्रिएट होगी तो इस डिमांड के फुलफिलमेंट के लिए बच्चों देयर वुड बी समबडी हु विल सप्लाई, और जब सप्लाई होगा तो अगेन व्हाट वुड हैपन? अगेन चिल्ड्रन सो कॉल्ड बिजनेस डेवलप होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फिर बिजनेस डेवलप होगा तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? अगेन इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो परचेसिंग पावर होगी, परचेसिंग पावर होगी तो डिमांड होगी, और फिर डिमांड होगी तो फुलफिलमेंट करने के लिए फिर से सप्लाई। तो ये जो इकोनॉमिक चक्कर है ये हमेशा चलता रहता है। ओके, सो प्लीज अपडेट दिस डायग्राम क्विकली। पीपल अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री चिल्ड्रन? सबने बना लिया ना डायग्राम? Yes, sir. Moving ahead children. So if there is no industry, definitely children there would be no growth. और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको सुपर बेस्ट एग्जांपल अगर देखना हो पूरे इंडिया में चिल्ड्रन, तो इट इज बेसिकली गिफ्ट सिटी। सर यहाँ गिफ्ट मिलता है? अरे नहीं भाई, गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन गुजरात। इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है क्योंकि अकलमंद लोग रहते हैं वहां पे। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म पता है किसी को? इट्स गुजरात, आगे क्या है नहीं पता, इंस्टीट्यूट हो गया। चलिए गिफ्ट सिटी के बारे में लोगों को कुछ ज्ञान दे दे। इट्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेसिकली। चलिए गिफ्ट सिटी, सो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म, हाँ यहाँ पे अबाउट में आपको मिल जाए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी बेसिकली। कहाँ गया? ये आपको नजर आएगा। सर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में सर इस बार घूमने जाएंगे यहीं पे हम। तो गिफ्ट सिटी अल्टीमेटली गुजरात में है, और यहाँ पे आपको कोई भी नया, देखिए कितने स्मार्ट हैं लोग, कितने स्मार्ट हैं चिल्ड्रन, कितने स्मार्ट हैं। जैसे मैंने वेबसाइट पे लॉगिन किया, इनका एआई चलाया है यहाँ पे, ये पूछना चाह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं सो कॉल्ड एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल चाहता हूँ। ये कह रहे हैं भाई किस तरह की बिल्डिंग आपको चाहिए। स्पीड देखिए इनके एआई के, इंडियन रेलवेज का भी एआई है, चाय वाय पी लीजिए आराम से रिस्पॉन्ड करेगा आपको। ओके, फिर हेल्प डेस्क चाहिए, बिजनेस अप्रूवल, सो कॉल्ड आप क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा भी मेरे को सो कॉल्ड कंप्लेंट करनी है। चलिए तो मैंने कंप्लेंट वाला फॉर्म डाउनलोड कर लिया। देखिए आपको कंप्लेंट के लिए सब कुछ बता दिया जाएगा, आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, चीफ प्लानर कौन है। खोपड़े में बात जा रही है कि नहीं चिल्ड्रन, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही इतना तेज नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सेंटर है। मेरे तो एक दो जानने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने का जब प्रपोजल की बात हुई तो उन्होंने सिर्फ एक ईमेल डाला और इनको रिस्पांस चला गया कि आप इस पर्टिकुलर डेट को प्लेन से या फ्लाइट से लैंड कर सकते हैं, मतलब ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो देयर वाज अ टीम ऑफ पीपल हु पिक्ड देम, किडनैप नहीं किया था, और उनको एक बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटल में ले गए, बोला कि भाई आप थोड़ा नहा धो लीजिए, ठीक ठाक हो जाइए, फिर हम आपको सर्वे करवा देते हैं साइट्स का। 4-5 लैंड का सर्विस करा दिया, 2-4 बातें और बता दी, 1-2 मीटिंग्स कर ली, और बोला 15 दिन के अंदर डू लेट अस नो कि आपको कहाँ पे कौन सी साइट पसंद आई है। व्हाट इट क्लियर? आपको साइट का अप्रूवल बस उनको बताना है, वो आपसे लीज अग्रीमेंट साइन करेंगे, जो रेंट वगैरह आपको देना है ऑल दैट। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट का एनओसी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जितना नाटक होता है सब वो करके देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मनी कंट्रीब्यूट करना है बस। 1 रुपए की भी घूस नहीं है वहां पे, 1 रुपए की भी। अभी आप यूपी एमपी बिहार आ जाइए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कपड़े उतार ले यहाँ पे,
जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स ट्रू चिल्ड्रन। एक स्कूल का अप्रूवल अगर लेना हो तो यूपी एमपी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर लाखों रुपए घूस मांगते हैं। तो जब लाखों रुपए घूस चली गई तो स्कूल वाला फीस तो बढ़ा के चार्ज करेगा ही करेगा। Got it? और इसीलिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट है ही नहीं। Got it clear? तो मटर आलू खाना है, कचौड़ी पकौड़ी खाना है, यूपी एमपी बिहार चले जाओ। धंधा पानी करना है तो गो महाराष्ट्र एंड गुजरात बेसिकली। तो फंडामेंटल लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा। अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज खोला चल रहा है। इनका जो हेड ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, जोनल ऑफिसेज इनके कोलकाता में और चेन्नई वगैरह में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। बट क्यों इन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में ही खोला? क्योंकि बाकी कहीं पे भी सेटअप करने का मतलब पहले आप सरकार के सामने मत्था फोड़िए अपना जाके, नौटंकी झेलिए उनकी। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, सब ऑटोमेटिक चलता है। सिर्फ आप बिजनेस आइडिया और पैसा लेके आइए, हम सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। तो क्या सोचती है गुजरात की गवर्नमेंट? भाई पर्सन जब बिजनेस करने आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सो कॉल्ड इससे लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, जॉब मिलेगी उनको, वो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो उससे डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए फर्दर सप्लाई चाहिए, उससे और बिजनेस सेटअप होगा। और जब लोकली बिजनेस सेटअप होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचेगा? यार नेपाल में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, चाइना में नाटक बड़ा है, हमारे जो कॉपीराइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश तो मोहल्ले बराबर कंट्रीज हैं, तो चलो इंडिया चलते हैं। अब इंडिया में भी भाई यूपी एमपी बिहार में करप्शन अप टू एक्सट्रीम है, तो क्या चलते हैं, चलो गुजरात में प्लांट लगाते हैं, बढ़िया, गुजरात में अपनी सो कॉल्ड बिल्डिंग सेटअप करेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या है? नियर टू पोर्ट है। गॉट इट क्लियर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अगर आप इंडल्ज कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा बहुत कम होगा। प्लस गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको सारी सहूलियतें फैसिलिटीज दे रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, ना वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम, ना बिजनेस स्टार्ट करने में जो रेगुलेशन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई बिजनेसमैन आदमी चाहता है मेरा बिजनेस ठीक ठाक चले, मैं पैसा कमाऊं, सोसाइटी की सेवा करूं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, वो सरकार की नौटंकी झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए मेजॉरिटी बिजनेसमैन आजकल फोकस कर रहे हैं, भैया गिफ्ट सिटी चलो, एकदम बिजनेस करने का सुपर बेस्ट एटमॉस्फेयर वहां पे मिलेगा। तो कभी मौका लगेगा तो जाइएगा जरूर। समृद्धि, हैव यू विजिटेड गिफ्ट सिटी? चाहिए? आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए, सो पॉइंट समझ में आ गए बच्चों सबको? पॉइंट समझ में आ गए? सो एपी सेंटर का मतलब जैसे जैसे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइज करेगा देयर विल बी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा सर? क्या 20 साल पहले गिफ्ट सिटी थी? 50 साल पहले थी? नहीं, ये हाल ही बनी है 10-15 साल पहले बेसिकली। इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर बाय द इंजन ऑफ ग्रोथ। तो ओरिजिनली इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे बच्चों? एग्रीकल्चर। बट देखा गया कि एग्रीकल्चर में काम तो खूब किया हमने, सो कॉल्ड पैसे तो खूब खर्च कर लिए, बट उसके बाद आउटपुट जो हो रहा है उससे पैसा हमारा किसान कमा ही नहीं पा रहा है, मीडिएटर्स कमा रहे हैं, रिच कम्युनिटी कमा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप आटा दाल चावल वाले प्रोडक्ट्स जैसे चीजों की खेती करिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है, बट कुछ कैश क्रॉप्स उगाइए, आप ब्रोकली की खेती करिए, कुछ सो कॉल्ड अलग अलग टाइप की शिमला मिर्च उगाइए, ग्रीन वाली तो बहुत बिकती है, रेड कलर वाली, और वो जो चाइनीज फूड में येलो, उसको उगाइए, उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो कहने को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, बट फोकस इज समवेयर ऑन इंडस्ट्री बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो जब इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बिल्डअप किए जाएंगे चिल्ड्रन, व्हाट विल हैपन? लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। गॉट इट क्लियर? कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। अब जब आप किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप गोभी आलू नहीं देखते, आपको एक तवे वाली डिश मिलती है जिसमें आपको मशरूम मिलेगा और वो भुट्टे का बच्चा मिलेगा, क्या बोलते हैं भुट्टे के बच्चे को? बेबी कॉर्न बोलते हैं। समझ में आ गया? आपको ब्रोकली मिलेगी, और ये फेवरेट डिशेस हैं, और ये बाजार में बहुत महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। तो मशरूम आपको एक छोटा सा डिब्बा मिलेगा 50 रुपीज का, 40 रुपीज का, आलू पूरा 1 किलो मिल जाएगा। तो आप एज अ फार्मर आलू उगाएंगे या मशरूम की खेती करेंगे? मशरूम। और आलू की खेती के लिए तो भाई वेदर अच्छा होना चाहिए, प्लस स्टोरेज का प्रॉब्लम दुनिया नाटक, और बहुत बड़े बड़े खेत चाहिए। मशरूम की जो खेती है वो एक 50 बाय 50 के रूम में भी लाखों रुपए का टर्नओवर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। समझ में आई बच्चों बात? पक्का? तो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन। जीडीपी राइज करेगा, देयर आफ्टर इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर, and rise in demand for agriculture goods.
क्योंकि जब आप एग्जाम में पॉइंट लिखेंगे तो आपको सब रटा थोड़ा रहेगा, तो आप इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे जब उसको लर्न कर लेंगे तो आप उसको एक्सपैंड कर लेंगे रीच करके। कॉपी क्विकली, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर ये ढेर सारी आंटी जी लोग क्या कर रही हैं, दे आर इन अ फैक्ट्री। तो भाई जब कंट्री में डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे, तो रोबोट्स तो बनाएंगे नहीं, रोबोट्स बनाएंगे नहीं, तो सो कॉल्ड हमें लोगों को उन पे अप्लाई करना पड़ेगा मशीनों पे, और वो लोग काम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो इट विल प्रोवाइड व्हाट चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट। तो आप सेकंड पॉइंट अपडेट करेंगे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसका मिनी पॉइंट लिखेंगे दैट एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, क्योंकि भाई लैंड की फर्टिलिटी, लैंड की ग्रोइंग कैपेसिटी आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो एक परिवार में, गांव में अगर 4 लोग रह रहे थे, गॉट इट क्लियर, जिसमें से एक का काम था खेती करने का, 3 अभी छोटे बच्चे हैं, जब वो कल को बड़े हो जाएंगे और वो भी उसी लैंड पे काम करेंगे तो बर्डन विल इंक्रीज, तो इन तीनों को कोई दूसरा एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो लेबर फोर्स तो कंट्री में बढ़ रहा है बच्चों, बट अल्टीमेटली इस लेबर फोर्स को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा व्हेन दे लीव एग्रीकल्चर एंड टेक एम्प्लॉयमेंट वेयर, in some industry. And days were there जब ज्यादा से ज्यादा काम एग्रीकल्चर में मैनुअली होता था चिल्ड्रन, बट अब एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कैसे हो रहा है, मशीन्स को यूज किया जा रहा है। समझ में आई बात, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। डेज वर देयर जब आप वही 2 ऑक्स ले लेते थे और हल चलाते जाते थे, आउटपुट उतना ज्यादा नहीं था, बट नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग कि मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा है, ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, थ्रैशर्स यूज हो रहे हैं, प्लॉइंग मशीन यूज हो रही हैं, तो जो काम किसान पहले 2, 3, 4 दिन में करता था, अब वो 1-2 घंटे के, 4 घंटे के अंदर कर लेगा बेसिकली, गॉट इट। तो होगा क्या, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। व्हाट ही विल डू, वो 2 घंटे में काम निपटाएगा, फिर दूसरी एक्टिविटी ऑफ अर्निंग ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। ओके, मार्क दीज पॉइंट्स क्लिकली। सो मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब समझ में आ गया, मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब समझ में आ गया। चलिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग के ऊपर भी आपको कुछ शो कर देता हूँ। This is how mechanized farming is done. If you are running a business, ये कहाँ से चले जाते हैं बीच में अपना ऐड देने, मेरे को समझ नहीं आता। where you are the थोड़ी देर one में चला जाएगा, managing operations, ये सब पागल वाले लोग हैं, इनके चक्कर में marketing, फंसेगा। चलिए, दिस इज चिल्ड्रन मैकेनाइज्ड फार्मिंग बेसिकली। ये चाहता तो हाथ से भी पानी भर सकता था, या जो भी ये छिड़काव कर रहा है एसिड्स का, मेडिसिन का, बट इट वुड हैव टेकन टाइम बेसिकली। ये बर्फ डालना है शायद ना, दिस इज मैकेनाइज्ड फार्मिंग चिल्ड्रन, नजर आया, दिस इज मैकेनाइज्ड फार्मिंग। हमारे इंडिया में क्या होता है, गरीब किसान क्या करता है, वो फसल काटता रहता है, तो जितना काम वो 10-15 दिन में करेगा, ये मशीन 2 घंटे के अंदर पूरा काम कर देगी। और गांव वाले सब लोग मिलके मशीन जब खरीद लें, सॉरी खरीद ना लें, किराए पे ले लें, खरीद के क्या करेंगे, खरीदेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा कैपिटल इनका, किराए पे ले लें। ओके, और किराए से क्या होगा, मशीन एक आ गई, अगल बगल 2, 4, 5 किलोमीटर तक जितने खेत होंगे सब में ये 4-5 दिन में काम हो जाएगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। फिर वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक साथ मुकेश अंबानी जी को भेज दें, भैया अपने रिलायंस फ्रेश के थ्रू इसको बिकवा देना, दैट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग यू कैन से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग एज सच। देखिए गोभी का खेत लग रहा है मेरे को तो शायद, और मशीन को यहाँ पे भी रोबोटिक्स इन्वॉल्व है, एआई इन्वॉल्व है, तो वो पत्ते अलग कर देंगे और गोभी का फूल अलग हो जाएगा। फिर गोभी की स्लाइसिंग हो जाएगी, पन्नी में पैक होके पैक्ड फूड की तरह महंगी प्राइस में बिकने लग जाएगा। सो अंडरस्टूड व्हाट इज मैकेनाइज्ड फार्मिंग, बच्चों समझ में आ गया व्हाट इज मैकेनाइज्ड फार्मिंग। चलिए, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मैकेनाइज्ड तरीका है पढ़ाने का। नेक्स्ट, इंपोर्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। डायनामिज्म, डायनामाइट लगा दिया जाएगा सर, अरे नहीं भाई, डायनामिज्म का मतलब होता है एवर चेंजिंग, दैट इज डायनेमिक। So industry imparts dynamism to growth process. This fact is supported with the observations. अगर बच्चों इंडस्ट्री ही ना होती तो क्या मैकेनाइजेशन, ग्रोथ वगैरह कुछ भी हो पाता? नो। न्यू डायमेंशंस इट हैज एडेड टू ह्यूमन लाइफ। टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि भाई अगर कोविड ही ना होता तो शायद ये ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब का रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब बहुत कम मिलते हैं बट बहुत कम। अब ये फास्ट कितना हो गया, ऐसे आपको यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप पहले सो कॉल्ड कोई ओबीआर रिकॉर्डर ले लीजिए वगैरह वगैरह, उससे कैमरे से रिकॉर्ड करिए, फिर उसको एडिट करिए, फिर उसको रिड्यूस करिए, दुनिया नाटक है, और उसके बाद अपलोड करिए। एक जूम के आने से सब कुछ इजी हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री
ग्रो करेगी। समझ में आ गया? तो एवरी टीचर लाइक मी और लाइक एनीबडी, जिसको पढ़ाना तो बहुत अच्छे तरीके से आता है बट उसके पास कैमरा का रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है भी और समय नहीं है उसके पास, तो जूम कुड बी द बेस्ट टूल। जूम कुड बी द बेस्ट टूल। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है, हमें खेती तो बहुत अच्छी करनी आती है, हम बहुत अच्छा सो कॉल्ड एग्रीकल्चर आउटपुट देते हैं, बड़ा पौष्टिक आहार है, बड़ा न्यूट्रिशनस फूड है हमारे खेत में, बहुत बढ़िया है, बट अकल ही नहीं है एक्सपोर्ट करने की। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रपोजल आया, अगले 15 दिन में पूरी फसल यूएस भेज दो। अरे अभी तो उसकी कटाई करने में 20 दिन लगे, कैसे भेजेंगे 15 दिन में? मशीन यूज करिए। जो कटाई मैनुअली आप 15 दिन में 20 दिन में करेंगे, मशीन 2 दिन के अंदर पूरा काम कर देगी। 4 दिन के अंदर आप उसको पैक करवा लीजिए, 6ठे दिन यूएस में वो लैंड कर जाएगा। तो मशीन के आने की वजह से बिजनेस का जो आउटपुट है वो बहुत स्पीड की वजह से बढ़ गया बेसिकली। और सो कॉल्ड कंज्यूमरिज्म तो लोग समझते ही होंगे। तो इट हैज जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म दैट इज एंडलेस कंजम्पशन। मैं बोलता था ना लोगों को, हिंदुस्तान में क्यों बाकी कंपनीज अपना धंधा पानी जमाने आना चाहती है? हिंदुस्तानी कस्टमर इज अ लालची कस्टमर। पड़ोसी के पास आ गया वीवो का फोन डबल कैमरे वाला, हम ट्रिपल वाला लेंगे। समझ गया? फोल्ड फोन खरीद लिया दोस्त ने, हमारी औकात नहीं है फोल्ड फोन खरीदेंगे, हम 2 फोन खरीद लिए 10,000 के, अब बीच में सेलो टेप लगा के जोड़ लिए उसको, हमारा भी फोल्ड फोन हो गया। खोपड़े में हाँ सर ये आइडिया तुमने सोचा ही नहीं था, ये भी फोल्ड फोन बन सकता। अब कुछ लोग वो प्लास्टिक वाला टेप खरीद लेंगे और 10-10 हजार के 2 फोन खरीद लेंगे, दोनों लगा के टेप लगा देंगे, देखो हमारे फोल्ड हो रहा है। फिर टेप खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद, दूसरा टेप लगा देंगे। समझ, ये भी एक फोल्ड फोन बन सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? तो बस शो ऑफ करने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए लालच बढ़ता जाता है, फोल्ड फोन खरीद लिया। घर में अवन बढ़िया चल रहा था, माइक्रोवेव, बट अब मम्मी को लगा भाई ओटीजी भी खरीदना चाहिए, बगल वाली आंटी ने धनतेरस में खरीदा है, तो पापा बोलने लगे ओटीजी ले आना, नहीं तो करवा चौथ पे व्रत नहीं रखूंगी इस बार टॉपअप वाला। तो पापा ओटीजी ले आए बेचारे। फिर बच्चों ने जिद मचाई कि अब पिज्जा अवन चाहिए, तो पिज्जा अवन एक नया खरीद लिया गया। गैस बर्नर था 2 स्टोव वाला, 2 उसमें बर्नर्स लगे थे, पड़ोस वाली गुप्ता आंटी ने खरीदा 6 बर्नर वाला, मम्मी पापा के 8 वाला लेके दो। अरे जरूरत क्या है, कौन हमारे घर में 8 चीजें एक साथ बनेंगी? अंडरस्टैंडिंग। राइस कुकर खरीद लिया, तो हमको भी राइस कुकर चाहिए। वो आजकल एक एयर फ्रायर आ रहा है, पड़ोस वाले घर में आ गया, हमारे घर में भी आना चाहिए। क्यों? शो ऑफ करने के लिए, चाहे जरूरत हो चाहे ना। और घर में किचन में सजा के रखा जाता है कि गेस्ट आए देखें, हाँ बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? तो ये है एंडलेस वेव ऑफ कंजम्पशन विच इज कॉल्ड एज कंज्यूमरिज्म। हर 2 मिनट में मनूस अमेज़न वाले आपको एक नोटिफिकेशन भेज देंगे, खरीदो खरीदो नया मोबाइल, खरीदो खरीदो खरीदो। चले आगे। हाउ सिविलाइजेशन ग्रोज। सिंपल है ये भी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है ना भाई? हाँ सर हमको पता है, कायदे से पता है सर। सर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एग्जाम्पल था। सिविलाइजेशन होती क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूं। अ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एज अ सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली के जमाने में एक तरीका था, उसके बाद तरीका बदला, आज तरीका बदला, कल को और बदल जाएगा। डेज वर देयर जब बार्टर सिस्टम चलता था, जानवर वगैरह प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते थे। उसके बाद बार्टर सिस्टम कन्वर्ट हो गया वैल्यूएबल मेटल्स के केस में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड के बदले में, सिल्वर के बदले में, कॉपर कॉइन्स के बदले में चीजें एक्सचेंज होती थी। जमाना करेंसी का आ गया, पेपर करेंसी का। फिर जमाना डिजिटल करेंसी का आ गया। उसके बाद जमाना वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी का आ गया बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो ये सिविलाइजेशन यू कैन कॉल्ड एज करेंसी के मामले में क्रिप्टो की सिविलाइजेशन है। तो कहाँ इंडस वैली, जहां गोल्ड के बदले में फिजिकल एक्सचेंज होता था। आज तो भाई पैसा नजर ही नहीं आता और एक्सचेंज हो जाता है। हो सकता है 10 साल बाद जब आप मेरी उम्र पे आए, 15 साल, नॉट 10 साल बाद, 25 साल 26 साल बाद आप मेरी उम्र पे जब आए तो एक्सचेंज कैसा होगा? यू गो टू शॉप, आलिया भट्ट का एडवर्टाइजमेंट देख के कोक की बोतल खरीदी, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पिया ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगी, सेटिस्फैक्शन मिल गया, मतलब यू आर कंपेल्ड एंड विलिंग टू पे, पैसा कट जाएगा बैंक अकाउंट से। कोल्ड ड्रिंक में एआई ग्रैन्यूल्स डाल दिए जाएंगे। ये क्या होता है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसाला। और जब आपकी बॉडी देखेगी 80% कोल्ड ड्रिंक सेटिस्फाई की है तो आपको 80% पैसा देना है। 100% सेटिस्फैक्शन मिला तो 100% पैसा देना है, और सर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला तो ज्यादा देना पड़ेगा पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो जो लोग दुकान से सामान खरीदते हैं, 4 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलते क्या है, वापस ले लो, पसंद नहीं आया, और 2 बार शादी में पहन के चले गए थे, टैग घर में संभाल के रखे हैं, वापस आए ड्रेस में वापस टैग फेविक्विक से लगा के रिफंड ऑर्डर प्लेस कर दिया और 2-3 शादी निपटा दी उसी में।
अब कैसे पता लगेगा कि आपने ड्रेस पहनी है कि नहीं पहनी, लहंगा पहना है कि नहीं पहना, कोट सूट पहना है, ट्राउजर पहना है कि नहीं पहना? जो धागा होगा, धागा में एआई लगा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस लगा देंगे कि आप वो ड्रेस पहन के कहीं गए थे कि नहीं। जब आप रिफंड प्लेस करेंगे, Amazon बता देगा आप इन अलग अलग लोकेशंस पे इसको लेके गए इतने टाइम के लिए, तो क्या कर रहे थे? क्या सेल्स प्रमोशन कर रहे थे? अगर सेल्स प्रमोशन कर रहे थे तो मतलब आपने इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा, आपने पहनने के लिए खरीदा था, और आपने किया सेल्स प्रमोशन बेचने के लिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट किया। यू आर नॉट अ कंज्यूमर, यू आर अ रिटेलर, तो हम सामान वापस नहीं लेंगे। या अगर आप बोले नहीं हम रिटेलर नहीं थे, आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड की उसी ड्रेस में, Amazon वहीं से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर पता कैसे लगेगा? ड्रेस में धागा लगा होगा, उसके अंदर क्यूआर कोड छुपा देंगे, मान लीजिए वो क्यूआर कोड फोटो में स्कैन करके Amazon को बता देगा। आपको मेरी बातें बकवास लग रही है, सुपरफिशियल लग रही है, होगा, सब होगा बच्चों। शाहजहां के जमाने में किसी ने एआई के बारे में सोचा था? आंसर, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। शाहजहां के बारे में किसी ने सबमरीन के बारे में सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। दे ऑल एग्जिस्ट टुडे, दे ऑल एग्जिस्ट। इवन हम जब क्लास प्रेप में थे, हमने नहीं सोचा था मोबाइल फोन जैसा कुछ होगा। मोहल्ले में 10 घरों में टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन, और घर में लैंडलाइन फोन होना वॉज अ स्टेटस सिंबल, वॉज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। ये रईस लोग हैं। कैमरा होना स्टेटस सिंबल था, आज है स्टेटस सिंबल, हर दलित के पास होता है। मोबाइल फोन लोग बड़े शौक से ऊपर वाली जेब में रखते थे, एंटीना खोल के एकदम। ये 92 93 में इंडिया में ऐसे ही चलता था, मोबाइल फोन है इनके पास, बड़े रईस हैं। आज हर दलित के पास मोबाइल फोन है, 2-2 4-4 होते हैं लोगों के पास। आज तो किसी ने आईफोन भी खरीद लिया, लोग उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो उस समय की लग्जरी थी आज वो नेसेसिटी बन गई है। तो आज एआई बड़ा ऑरा में है। हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट थे तो कंप्यूटर कोर्स C++ सीखने का बड़ा चलन था। आज C++ एक्सटिंक्ट हो चुका है, एआई आ चुका है, कोई नए पैरामीटर्स आ चुके हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो ये सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है बेसिकली। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रहना चाहते हैं आजकल बच्चों? अर्बन एरियाज में। क्यों? शॉपिंग मॉल बगल में है, हमारा ऑफिस बगल में है, तो ज्यादा से ज्यादा शिफ्टिंग, पलायन जिसको हिंदी में बोलते हैं, विलेजेस से शहरों में हो जाएगा। या जहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिटी कॉल्ड पुणे। पुणे में अगर कोई बोले आपके रिलेटिव्स हम रहते हैं, तो उसके 2 रीजन होंगे। एक होगा मेन एरिया नियर टू रेलवे स्टेशन, और एक एरिया पुणे में है जिसको हम पिंपरी छिंजवाड़ बोलते हैं बच्चों। इन दोनों एरियाज में लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों। तो अगर जो पिंपरी छिंजवाड़ में रहता है वो कौन होगा? जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज में जॉब करता है। गॉट इट क्लियर? तो इट्स जस्ट लाइक अ न्यू एरिया डेवलप, जैसे नोएडा है और नोएडा एक्सटेंशन। गॉट इट क्लियर? तो दिल्ली वाज द ओल्ड एरिया, बट अब काफी कॉर्पोरेट हाउसेस कहां पे है? नोएडा में है। तो लोग नोएडा में रहते हैं, उनका ऑफिस वहां से बगल में, उनके बच्चे का स्कूल बगल में है। एंड व्हाट दे से टू देयर रिलेटिव्स, वी लिव इन दिल्ली। एक्चुअली जब आप रेलवे स्टेशन में पहुंचेंगे दिल्ली में, तो वो आपको रेलवे स्टेशन से अपने घर लेके जाएंगे 40 किलोमीटर दूर, और पता लगेगा दे लिव वेयर, दे लिव इन नोएडा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पे है। समझ में आ गया? आप चांदनी चौक में तो कोई बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल नहीं खुल सकता ना भाई, दरियागंज में तो दिल्ली में नहीं खुल सकता, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो डेवलपमेंट शहर के बाहर ही होगा, नई इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, एक नई सिविलाइजेशन आ गई वहां पे। सो पीपल आर मोर क्यूरियस फॉर इंप्रूविंग व्हाट चिल्ड्रन? क्वालिटी ऑफ लाइफ। जस्ट थिंक चिल्ड्रन, जस्ट थिंक, चांदनी चौक की गलियों में जो रह रहा है उसकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी? दिन भर वही धूल धक्कड़ धुआं खाएगा बेचारा। तो लोग अब पुराने सिटीज से सो कॉल्ड बड़े ऊब चुके हैं। क्यों? वॉक करने की जगह नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, लेट अस मूव टू एन अपार्टमेंट। फ्लैट ले लिया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, या इंडिपेंडेंट हाउस ले लिया शहर की मेन भीड़ से थोड़ा अलग जाके। सो अल्टीमेटली व्हाई पीपल डू दिस? जस्ट टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है और पुणे जाना चाहते हैं आप, तो पिंपरी छिंजवाड़ एरिया में जाना पड़ेगा। मेन एरिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। People understood this, children? Pakka? Confirm? Then we have what is called as, children, culturally diverse societies are getting closer to each other. सर इसका क्या मतलब है? इसका तो बड़े धमाकेदार वाला मीनिंग मैं आपको देने वाला हूं, बहुत धमाकेदार। इंडिया में एक 9 days का फेस्टिवल होता है चिल्ड्रन, दुर्गा माता की पूजा होती है, और क्या बोलते हैं उसे? नवरात्रि। नवरात्रि। और नवरात्रि में पीपल आर फॉन्ड ऑफ वन फोल्क डांस कॉल्ड एज व्हाट? डांडिया। ये डांडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? चाइना? कुछ बच्चे कहते हैं चाइना, उनसे कोई आंसर वो चाइना ही होता है, क्योंकि सर हर चीज चाइना से आई है। वेरी गुड।
ये गुजरात से आया, और ये जो डांस फॉर्म था ये पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। ये मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये 50 साल से चला आ रहा है, बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, और हर जगह चलता है, हर जगह। इवन आपको लखनऊ में मिल जाएगा, द सिटी ऑफ नवाब्स, आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगा, और ये 25-30-50 साल से चल रहा है। अब डांडिया डांस फॉर्म बड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, बड़ा रिस्की डांस है ये। कोई सही से नहीं मारा, डंडा हाथ में आता है, मारो खींच के सही हो जाएगा वो। तो इसलिए डांडिया सब लोग ठीक से करते हैं, डरने वाला डांस है, डराने वाला। गॉट इट क्लियर? तो बेसिकली डांडिया फोल्क डांस फॉर्म है। समृद्धि, am I correct to this? Sir, actually the folk dance form is Garba. Dandiya is a new version of Garba. ओके, चलिए, तो सो कॉल्ड फोल्क डांस को बोल देते हैं गरबा, और इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। चलिए, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, तो वही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट गरबा हो गया, ठीक है, और कंजर्वेटिज्म जो हो गया डांडिया हो गया, मॉडिफाइड प्रिंसिपल है ना भाई। चलिए, तो ये हिंदुस्तान में हर जगह फेमस है, हर जगह फेमस है बच्चों। धीरे धीरे आपने देखा होगा इंडिया में एक फेस्टिवल होता है बच्चों जिसको बोलते हैं गणेश चतुर्थी, शायद स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी। ये ओरिजिनली महाराष्ट्र में बहुत फेमस था, महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से बनाया जाता है, बोलते हैं ना गणेश जी आए हैं। तो अब इंडिया के दूसरी जगह पे भी बहुत फ्लरिश कर रहा है, ये बहुत फ्लरिश कर रहा है। वैसे ही एक पंजाबी रिलीजन में फास्ट होता है, वाइफ्स रखती हैं हस्बैंड के लिए, क्या बोलते हैं उसको? KFC, करवा चौथ। तो अल्टीमेटली ये पंजाबियों क्या चलता था, धीरे धीरे इसको खत्री रिलीजन ने अडॉप्ट किया, ऑल दैट, और अब इंडिया में सब जगह चलता है। ऐसे ही एक और टफ फेस्टिवल होता है जिसको हम सो कॉल्ड बिहार में काफी सेलिब्रेट करते हैं, तीज। बेसिकली वो 3 दिन का होता है ना, खाना नहीं खाना, आपको तीज ही होता है ना, शायद तीज बोलते हैं ना इसको। तीज बहुत तरीके की होती है, मतलब तो जैसे ये करवा चौथ 1 डे का होता है, तीज थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। सिमिलरली दोज हु फॉलो इस्लाम, तो दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज रोजा एज सच। तो भाई ये अलग अलग है। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है, 30 डेज तो भैया हमसे ना हो पाएगा, जैसे योगा हमसे ना होगा। ये बढ़िया है सर, सवेरे थोड़ा सा हचक लो भयंकर पराठा वराठा, 8-10-12 घंटा है, रात को बढ़िया बाहर चल के डिनर करेंगे। हाँ, बटर चिकन नहीं खा सकते भाई, दाल चावल ही खाना पड़ेगा आपको। तीज थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये अलग अलग जगह पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, इंडिया के बाहर मनाए जाते हैं। ऐसा क्यों सर? भाई लेटेस्ट से गुजरात में जो मॉडिफाइड फार्म था डांडिया, जो लोग गुजरात में पले बड़े पैदा हुए, कोई भी हो, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जगह की बात कर रहा हूँ, पैदा हुए पले बड़े वहां पे नर्चरिंग हुई, वो इसको सीख गए। धीरे धीरे उनका जॉब शिफ्ट होके कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई यूपी में चला आया, कोई तमिलनाडु चला गया, कोई चेन्नई चला गया, कोई जम्मू एंड कश्मीर चला गया। जम्मू एंड कश्मीर में कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो सब अपना फेस्टिवल वहां सेलिब्रेट करते थे। तो हर इंसान दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट दूसरे रिलीजन का करने लग गया। So this is the point why we say cultural diversified societies are getting closer to each other. समझ में आ गया? हमारे यूपी में तो क्या होता है ना, क्रिसमस होता है ना जिस दिन, तो सारे के सारे आवारा निकल जाते हैं चर्च में कैंडल पार करने के लिए, और कह रहे हम भी क्रिसमस मनाएंगे। उनको क्रिसमस की पूरी स्पेलिंग भी नहीं पता है। गॉट इट क्लियर? अपने घर में सेंटा क्लॉज सब लेके आएंगे, सेंटा क्लॉज सब लेके आएंगे। अब मान लीजिए वो जन्माष्टमी चालू हो गई, हर पापा मम्मी अपने बच्चों को कृष्ण बनाएंगे, राधा बनाएंगे, हर पापा मम्मी सब बनाएंगे कृष्ण और राधा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो वो जमाना गया, मैं ये हूं तुम वो हूं। अब जमाना आ रहा है धीरे धीरे वी ऑल आर इंडियन, और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। सर आप रिलीजन पढ़ा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं? मैं रिलीजन को लिंक कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में। जब हर रिलीजन फॉलो करने वाला इंसान, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाला इंसान अपने बच्चे को राधा और सो कॉल्ड, चाहे वो दिमाग से वो आधा, और कृष्ण कन्हैया बनाएंगे, तो मार्केट में कृष्ण जी के कपड़े वाली ड्रेस ज्यादा बिकेगी, मोरपंखी ज्यादा बिकेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले इंडिया में 10% लोग सो कॉल्ड कृष्ण जन्माष्टमी मनाया करते थे, अब 90% मनाते हैं। तो पेड़े का चलन, प्रसाद का चलन, कृष्ण जी वाले कपड़े का जो सो कॉल्ड डिमांड होगी वो सब बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कि होगा? ये चाइना वालों को पता लग गया, ये अपने आप मोरपंखी बनाने लग गए, कृष्ण जी का सो कॉल्ड पूरा आउटफिट बना के इंडिया में एक्सपोर्ट करने लग गए। दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी होगी चिल्ड्रन, बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चिल्ड्रन, आई वेंट टू न्यू दिल्ली एट माय सिस्टर्स प्लेस। उनके एक रिलेटिव्स थे जो सो कॉल्ड शादी उनकी मुस्लिम फैमिली में हुई है, तो अब मैं उनके घर गया
और कोइंसिडेंटली उस समय ये अपना जो नवरात्रि सीजन चलता है ना, ये चल रहा था। उनका बेटा अपने पापा से क्या कह रहा है, नवरात्रि में बहुत बढ़िया भंडारा है, घर में जो बिरयानी बनी हम तो उसको नहीं खाएंगे, भंडारा जाके खाएंगे। वो गया बढ़िया भंडारे में पूरी कचौड़ी खाया, कुछ हम लोग के लिए ले आया। तो हम तो उसके फूफा जी ले कह रहे हैं, फूफा जी बिरयानी बाद में खाएगा, कचौड़ी का भंडारे बढ़िया कचौड़ी है। तो जस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन, अ पर्सन born in a Muslim family following Islam as a religion, is free to go to Bhandara and eat there. This is cultural diversity. इस जनरेशन को पढ़ी लिखी जनरेशन बोला जाता है। अनपढ़ गवार कौन सी जनरेशन है, हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, हम कृष्ण जी का प्रसाद नहीं खाएंगे। मैं तो शुरू से बोलता हूँ, मंदिर जाने वाला हिंदू, मस्जिद जाने वाला मुस्लिम, गुरुद्वारे जाने वाला सिख, चर्च जाने वाला क्रिश्चियन, और जो हर जगह जाता हो कॉमर्स वाला, ये हर जगह जाएगा, क्योंकि इसको MUX मोर देन PX करना है, बस सेटिस्फैक्शन ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो कभी ये सब चीजें मत सोचिएगा कि मेरा कल्चर ये है, तुम्हारा कल्चर ये है। कल्चर सिर्फ एक होना चाहिए चिल्ड्रन, एंड दैट कल्चर इज ह्यूमैनिटी। बस यही कल्चर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? एक बार क्लास 3 में मेरे स्कूल में, आई स्टडीड इन अ क्रिश्चियन स्कूल, तो मेरी मैम ने पूछा व्हाट इज योर कास्ट। मैंने घर आके पापा से पूछा, पापा मैम पता नहीं कुछ बोल रही, व्हाट इज योर कास्ट, मेरी समझ में नहीं आया, तो व्हाट शुड आई टेल? पापा के ने उनको बोल देना आई लिव इन इंडिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैम ने पूछा व्हाट इज योर कास्ट, मैंने मैडम इंडियन। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? तुम मल्होत्रा है, तुम पंजाबी हो? मैंने मैडम मेरे को सब समझ में थोड़ा कम आता है। मैंने अपने पापा से पूछा था आपका आंसर, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि ओके सिट डाउन एट योर प्लेस। तो ये बात समझ में आ गई। तो मर्जिंग इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी, तो अलग अलग डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज। आप भी स्टूडेंट हैं, कल को आप पढ़े लिखेंगे, जरूरी नहीं कि आप अपने पापा का बिजनेस करें, हो सकता है आप कहीं दूसरे कंट्री में चले जाएं, हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, तो वहां पे अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। तो साउथ इंडियन से दोस्ती जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में डोसा महंगा बनता है, उसके यहाँ सस्ता बनता है। चिंकी से दोस्ती जरूर कर लेना। ये चिंकी कौन है सर? अरे वो चाइनीज ऐसे वाला, उसके यहाँ चाउमीन बढ़िया बनता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे तो भैया हर धर्म जाति के दोस्त हुआ करते थे, कभी किसी क्या चले गए खाने पीने, कभी किसी क्या चले गए खाने पीने। खोपड़े में बात गई, तो प्लीज थोड़ा सा ये नेतागिरी मत फंसिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। अभी तक की पढ़ाई सबको समझ में आ गई इस चैप्टर की? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड कैसे धंधा पानी बढ़ेगा। इससे मेरे को शाहरुख खान की एक मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को, रईस मूवी देखी होगी आपने। जब उसके ऊपर नेताओं का इन्फ्लुएंस एंटी हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि भाई पैसा कितना है, पूरा भंडारा देना है। तो उसने कहा कि यहाँ पे इतने हिंदू लोग हैं, इतने मुस्लिम लोग हैं, कह रहे जब बिजनेस कर रहे तो क्या हिंदू मुस्लिम सोचे थे क्या? तब तो नहीं सोचे थे ना, तो सेवा करने में क्यों सोचना है आपको भाई। तो दैट इज रियल एजुकेशन बेसिकली। ओके, चलिए कोई क्वेरी बच्चों? चलिए दैट्स ऑल।